नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कुदृष्टि। उस दिन सुबह सोहम के घर कोहराम मचा हुआ था। उसकी पत्नी घर से गायब थी। सुबह जब करवट बदलने पर सोहम की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। पहले तो उसने समझा कि हो सकता है बाथरूम वगैरह गई हो, किंतु कुछ देर के बाद भी वह बेडरूम में नहीं आई और प्रतिदिन की तरह बेड टी भी लाकर नहीं दी। तो उसने 2-3 बार उसे पुकारा भी, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। उसकी जगह उसकी माँ मालती ने कहा कि क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है। तब उसने कहा कि दिव्या ने अभी तक चाय लाकर नहीं दी है। आज बिजनेस के बहुत सारे पेंडिंग काम भी निपटाने हैं और घर में ही इतना समय बर्बाद हो रहा है। कहाँ छिपकर बैठ गई है। वह तमतमाते हुए बिस्तर पर से यह कहते हुए नीचे उतरा कि वह गूंगी और बहरी तो नहीं हो गई है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसकी नजर अचानक अलमारी पर पड़ी। उसने देखा कि अलमारी का एक दरवाजा खुला हुआ है। उसे ध्यान आया कि रात में अलमारी बंद थी। उसने आगे बढ़कर उसका दूसरा दरवाजा खोला तो वह देखकर अचरज में पड़ गया कि अलमारी खाली पड़ी है। उसमें दिव्या के कपड़े और गहने भी नहीं है। उसने अपनी माँ को बुलाकर दिखाया। कुछ पल तक तो वह आश्चर्य से देखती रही, फिर अनहोनी की आशंका से उनका मन बहुत घबरा गया। उसी समय उसके पिता श्यामलाल मॉर्निंग वॉक करके लौट चुके थे। परिवार के सभी सदस्यों ने घर का कोना कोना छान मारा, किंतु कहीं भी उसका अता पता नहीं था। मोहल्ले में भी अपने पड़ोसियों, परिचितों और शुभचिंतकों के यहाँ फोन के द्वारा संपर्क किया, किंतु हर जगह से नकारात्मक जवाब मिला। अंत में सोहम ने सोचा हो सकता है कि वह चुपके से मायके चली गई हो, परंतु वहां से मोबाइल के माध्यम से संपर्क करने पर उसके ससुर शिवेंद्र ने साफ इनकार करते हुए कहा कि वह यहाँ नहीं आई है। उन्होंने चिंतित होकर कहा कि भला वह अपनी ससुराल से कहाँ चली जाएगी। यह तो बहुत गंभीर बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। सोहम की शादी दिव्या के साथ कुछ महीने पहले ही हुई थी। दिव्या के पिताजी ने अपनी औकात के अनुसार दान दहेज भी दिया, किंतु सोहम की एक बाइक और एक सोने की चेन की मांग थी, जिसको उसके ससुर नहीं दे पाए थे। फिर भी उन्होंने अपने समधी से वादा किया कि 5-6 महीने के बाद सेवानिवृत्ति के बदले में जो पैसे मिलेंगे उससे वह सोहम बाबू की मांगे पूरी कर देंगे। दोनों समधी इस बात पर राजी हो गए थे। हालांकि उसकी मांग पूरी नहीं होने पर सोहम थोड़ा नाराज दिख रहा था। फिर भी उसकी शादी दिव्या के साथ संपन्न हो गई थी। 1-2 दिन तक सोहम और उसके पिताजी ने पता लगाने का बहुत प्रयास किया। उसने अपने सभी रिश्तेदारों और उसकी खास सहेलियों से फोन के द्वारा और कहीं कहीं स्वयं जाकर प्रयत्न भी किया, लेकिन कहीं से भी पता नहीं चला। तब अंत में उसने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने जल्द से जल्द पता लगाकर उसकी पत्नी को उसके सुपुर्द करने का आश्वासन भी दिया। जब शिवेंद्र जी को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की खबर मिली तो उनके घर में शोक की लहर दौड़ गई। उनका पूरा परिवार दुख में डूब गया। वह जल्द से जल्द दिव्या की ससुराल पहुंचने के लिए रवाना हो गए। दिव्या की ससुराल पहुंचते ही उन्होंने अपने समधी श्यामलाल जी से पूछताछ की। उन्होंने जो घटना घटी थी उसकी हूबहू तस्वीर उनके सामने पेश कर दी। फिर उन्होंने सोहम से भी पूछा। उसने भी लगभग वही बातें कही। शिवेंद्र जी ने जब पूछा कि किसी से आपकी घरेलू लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए हैं, तो उस परिवार के सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। अपनी छानबीन और जांच पड़ताल में किस कारण से दिव्या ने घर से गायब हो गई, उसका कोई जवाब न पाकर शिवेंद्र जी बहुत व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा कि उनको पूरी उम्मीद है कि वह अपने खानदान की इज्जत और मान मर्यादा किसी भी कीमत पर बर्बाद होने नहीं देगी और ना नाक कटवाने का कोई काम कर सकती है। ऐसी अवस्था में निश्चित है कि वह अपनी ससुराल छोड़कर भाग नहीं सकती। इन विचारों के तहत उनके मन में अनिष्टकारी घटना घटने की आशंका बलवती होने लगी। वह अपने समधी और दामाद के जवाब से संतुष्ट न होकर उन्होंने कहा कि हो ना हो इस घटना में उन लोगों की संलिप्तता झलकती है। शादी के समय दहेज में बाइक और सोने की चेन नहीं मिलने के कारण
उन लोगों ने उनकी बेटी की हत्या करके लाश छुपा दी है ताकि सोहम की दूसरी शादी करने का रास्ता साफ हो जाए। ऐसी बातें सुनकर बाप बेटे क्रोधित हो उठे। सोहम ने कड़कती आवाज में कहा, आपने कैसे समझ लिया कि हम लोग ऐसे जघन्य कांड को अंजाम दे सकते हैं? आपकी सोच बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। आप में आदमी की परख नहीं है। हम लोग सरल जीवन जीने वाले मेहनतकश इंसान हैं। कोई आपराधिक प्रवृत्ति के हैवान नहीं है कि एक बाइक और सोने की चेन के कारण ऐसे घृणित, नृशंस और नीच कारनामों को अंजाम देंगे। मुझे सामानों की कोई परवाह नहीं है। बिना सोचे समझे हम लोगों पर आरोप मत लगाइए। श्यामलाल जी ने भी अपने पुत्र की बातों का समर्थन किया। बाप बेटे ने लाख सफाई दी, कस्में खाई, लेकिन उनकी सभी दलीलों को शिवेंद्र जी ने एक सिरे से खारिज कर दिया। फिर उत्तेजना के वशीभूत होकर वह पुलिस स्टेशन चले गए, जहां पिता पुत्र के खिलाफ शिवेंद्र जी ने मामला दर्ज करवा दिया, जिसमें मुख्य आरोपी श्यामलाल और सोहम को बनाया गया था। थाने में दायर अर्जी का सारांश यह था कि दहेज में बाइक और सोने की चेन नहीं मिलने के कारण उनकी बेटी को आरोपियों ने मारकर लाश गायब कर दी है। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई, श्यामलाल और सोहम को गिरफ्तार करके ले गई। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। दोनों जेल चले गए। मालती उसके पड़ोसी और शुभचिंतकों के कई महीनों तक दौड़ धूप और प्रयत्न करने के बाद बहुत मुश्किल से दोनों को जमानत मिली। उन लोगों पर नियमानुसार मुकदमा वर्षों से चल रहा था। मुकदमा शुरू हुए 5 वर्षों से अधिक हो गए थे। पूरा बिजनेस चौपट हो गया। पूंजी खत्म होने के कारण दुकानें बंद कर देनी पड़ी। थोड़ी जमीन जायदाद थी, वह भी मुकदमे की भेंट चढ़ गई। उनकी स्थिति दयनीय हो गई। वे तबाह हो गए। मुकदमा चल ही रहा था कि अचानक सोहम के एक शुभचिंतक साथी ने खबर दी कि दिव्या जिंदा है। उसको उसने कार्तिक पूर्णिमा के मेले में किसी आदमी के साथ देखा है। उसको 2 छोटे बच्चे भी हैं। यह मेला पड़ोसी शहर के बाहर दर्जनों किलोमीटर की दूरी पर स्थित नदी के तट पर लगता है। उसके नेक मित्र ने किसी बहाने उस आदमी का नाम और पता भी पूछ लिया था। दिव्या जब इंटर में पढ़ रही थी तो उस वक्त ही कॉलेज के एक लड़के से उसे प्यार हो गया था। जिस समय दिव्या की शादी के लिए इधर उधर लड़के की तलाश चल रही थी, उस वक्त उसका प्रेमी बेकार था। उसने अपने पिता शिवेंद्र जी से दबी जुबान में अपने प्रेमी के साथ शादी की चर्चा की थी, तो उसके पिताजी ने उसको डांट दिया था, यह कहकर कि एक तो लड़का बेकार और निकम्मा है, उस पर भी दूसरी जाति बिरादरी का है। उससे तुम्हारी शादी करके अपने खानदान पर कलंक का टीका नहीं लगाना चाहते। यह किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इस तरह उसकी शादी अपनी प्रेमी के साथ नहीं हो सकी। फिर बाद में शादी सोहम के साथ हो गई थी, लेकिन मोबाइल के सहयोग से उसका संपर्क हमेशा अपने प्रेमी के साथ बना हुआ था। किंतु जैसे ही उसके प्रेमी को सर्विस लगी और दोनों के अनुकूल जैसे ही वातावरण हुआ, दिव्या ने चुपके से उस रात अपने पति का घर छोड़कर अपने प्रेमी की शरण में चली गई। दिव्या के बारे में जानकारी मिलने के बाद श्यामलाल और सोहम दोनों शिवेंद्र जी के यहाँ चल पड़े। वहां पहुंचते ही पिता पुत्र ने मिलकर दिव्या की पूरी दास्तान सुना दी और उसके घर का पता भी बता दिया। शिवेंद्र जी को अपनी बेटी के जिंदा होने की खुशी तो हुई, लेकिन उसे बहुत अफसोस भी हुआ कि उसके संदेह के कारण निर्दोष पिता पुत्र पर मुकदमा करके उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसने दोनों से माफी भी मांगी। श्यामलाल ने कहा कि माफी मांग लेने से कोर्ट में चल रहा मुकदमा खत्म नहीं होगा। बाप बेटे पर कानून की तलवार लटक रही है। मुकदमा खत्म करने का उपाय खोजिए। सोहम ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, मेरे घर परिवार पर दिव्या की कुदृष्टि पड़ने के कारण ही हम लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मुझे स्वयं गिलानी महसूस हो रही है। मैं वो हर उपाय करूंगा जिससे आप लोगों पर से मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाए, शिवेंद्र जी ने आश्वासन दिया। अंत में दोनों पक्षों ने दिव्या के जिंदा होने का प्रमाण प्रस्तुत करके कोर्ट में सुलहनामा की अर्जी दायर कर दी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।